औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दामन मोहाड़ के शहर वर्चेशरी में, और हमारे साथ आज दामन मोहाड़ की एक अहम शख्सियत उस्ताद मोहम्मद बशीर साहब मौजूद हैं, जो कि मौजूदा हेडमास्टर हैं कैनाल कॉलोनी गुंजियाल शुमाली। आज हम आपसे खसूसी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने चो न्यूज़ मीडिया को टाइम दिया है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लेके आए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप इलाके के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे यहाँ आए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बशीर साहब, हमारा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से शुरू की? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बच्चा शहर से शुरू की। उस वक्त यहाँ पे प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, और खोखला मंडी में इस वक्त मिडिल स्कूल हुआ करता था। तो प्राइमरी पास करने के बाद मैंने मिडिल खोखला मंडी से किया, और फिर हाई स्कूल उस वक्त कैदाबाद हुआ करता था। तो मैंने मैट्रिक अपनी गवर्नमेंट हाई स्कूल कैदाबाद से की है। बशीर साहब, आपने जब मैट्रिक की तो उस वक्त तो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कैदाबाद आपने बताया कि आपने कैदाबाद से मैट्रिक की है, तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट का काफ़ी मसला होता होगा, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जब हम कैदाबाद पढ़ रहे थे तो उस वक्त ये जो जब्बी से लेकर गोलेवाली तक ये जो पुख्ता सड़क है ना, ये उस वक्त नहीं थी। कैदाबाद से वो स्टार्ट होके स्केसर रोड के नाम से उस वक्त जो बन रही थी, ये सारा कच्चा रोड था, और वो ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर थी। सुबह एक गाड़ी वर्षा से जाती थी और एक गाड़ी रुकला से जाती थी। तो हम सुबह पैदल यहाँ से चल कर रुकले जाते थे, और उस रुकले वाली गाड़ी पे बैठ के हम कैदाबाद जाया करते थे। तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हम यहाँ से जब निकलते थे तो उस वक्त भी अंधेरा हुआ करता था, और हमने उस वक्त हमारे 9 बजे स्कूल लगता था। उस टाइम स्कूल 9 से 3 बजे की टाइमिंग हुआ करती थी। तो हम पैदल जाके इधर से जाते थे, और फिर वापस मुझे अच्छी तरह याद है कि वापसी पे 4 बजे वहाँ से गाड़ी आती थी, और वो तकरीबन डेढ़ 2 घंटे लगा देती थी जहाँ पहुँचते पहुँचते। तो वापसी तक हमें शाम हो चुकी होती थी। तो इस कठिन हालात में हम तालीम हासिल की। सर, आपका दौर और आजकल का दौर, जो आजकल के हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, तो कितना फ़र्क है? वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे दौर में बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बड़े कठिन हालात से वो गुजरता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बस के छत पे जाके बैठ के जाया करते थे, और ख़ुसूसन सर्दियों के दिनों में जैसे टेम्परेचर हुआ करता था, तकरीबन 10-12 का टेम्परेचर हुआ करता था, और स्कूल में मना हुआ करती थी कि वो हम चादर वो लेके जा नहीं सकते थे। तो बगैर चादर के सिर्फ स्वेटर, और ये वो भी माहौल के मुताबिक इतनी कीमती और इतनी अच्छी चीज़ें हमें नहीं मिलती थी। तो बस की छत पे बैठकर इस शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में जाना बहुत मुश्किल था। तो आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चों को हम सब ने, मेरे समेत जितने वालिदैन हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत फैसिलिटेट किया है। आजकल के बच्चे, स्पेशल गाड़ी है लगी हुई है, बच्चे को पिक करती है, अपने दरवाजे से पिक करती है, और फिर वापस दरवाजे पे छोड़ती जाती है। लंच बॉक्स बच्चा साथ ले जाता है, मिनरल वाटर बच्चा साथ लेके जाता है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं बच्चों के लिए। और मज़ीद ये है कि जिस वक्त हम पढ़ते थे तो उस वक्त तो हमारे गांव में बाहर बिजली थी, लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं थी। उस वक्त हम जब पढ़ते थे तो वो लालटेन हुआ करता था, एक जिसमें मिट्टी का तेल जलता था, तो उस लालटेन पे बैठ के हम पढ़ते थे। टीचिंग की फील्ड में आने का आपको कोई शौक था, या बाई चांस, या किस हिसाब से आप टीचिंग की फील्ड में आए? टीचिंग में बहरहाल मैं बाई चांस आया, मेरा शौक तो नहीं था। जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो मैं 1 साल के लिए कराची चला गया था, और वो कराची में जर्मनी की एक मेडिसन की कंपनी है किस, उसमें मैं बतौर ऑपरेटर काम करता रहा हूँ 1 साल तक। और फिर मेरे एक दोस्त ने इधर से वो कोर्स चले हुए थे उस वक्त सादा काम की ट्रेनिंग के, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे नाम की दरख्वास्त दे दी। फिर मुझे उन्होंने ख़त लिखा, उस वक्त टेलीफोन का सिलसिला नहीं था। ख़त लिखा कि आपका इंटरव्यू है फलां डेट को, और हम सब दोस्त जो हैं उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं। 1 साल की ट्रेनिंग वो करती थी शाहपुर सदर में। तो उस ख़त
की वजह से मैं घर आया, छुट्टी उधर से तो मैं छुट्टी लेके आया, तो बहरहाल यहाँ पे आया और एडमिशन हो गया। और फिर मैंने शायद से सिटी कोर्स किया, और सिटी का कोर्स करने के बाद फिर मैं 1988 में अपॉइंट हो गया बतौर एसवी टीचर। और उस वक्त आपके शहर चुआ में मिडिल स्कूल नियर अपग्रेड हुआ था, और मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो मिडिल स्कूल चुआ की है। और मुझे वहाँ पे एक मेरे बड़े काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्ग अ, गुलाम जिलानी खगनी थे। उस वक्त वो काउंसलर थे, और उनके दो बच्चे मेरे पास ज़ेर तालीम थे उधर स्कूल में। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइनिंग ली, उस वक्त जो मिडल की बिल्डिंग थी चुआ की, मिडल की बिल्डिंग तकरीबन ये दरवाज़ों तक हो चुकी थी, मतलब 6-7 फुट उसकी बुलंदी हो चुकी थी। तो मैंने जब वहाँ पे देखा, शुरू से मेरी ये तबीयत थी कि मैं इलाके के लिए अच्छा सोचता था, अच्छा करना चाहता था। गलती मेरी तबीयत में नहीं थी, गलती मैं करता था, न करने देता था। तो जब मैंने वहाँ पे देखा कि ठेकेदार जो है वो मटेरियल गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इत्तेफाक से वो गुलाम गिलानी खबरें मेरे पास आए। इधर से वो नमक का कारोबार करते थे, तो यहाँ से मेरी उनके साथ रुपयत थी, ख़ानदानी मरासम भी थे। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि चाचा जी, ये जो ठेकेदार काम कर रहा है ना, ये मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप काउंसलर हैं, आप इनको कहें, इनकी निगरानी करें। जब कोई ऐसा सिलसिला करे, हम तो मुलाजिम लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं कह सकते, और हमारे कहने को भी जानते भी कुछ नहीं। तो उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने भी ये जज कर लिया कि वाकई ये ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने एक मुलाजिम रखा अपनी जेब से। उस वक्त 1988 की बात है कि उन्होंने अपनी जेब से एक मुलाजिम रखा, जब तक वो बिल्डिंग तामीर होती रही, 4-5 महीने लगे होंगे। तो उस वक्त उनका मुलाजिम जो था, उन्हें अपनी जेब से उसको खर्चा दिया। और हाँ, कभी ज़िंदगी आपकी अलग ज़िंदगी करे, कभी देखेंगे कि जो 7 फुट के ऊपर की जो बिल्डिंग है ना, जब कभी वो उसकी वो बिल्डिंग चेंज होगी ना, तो आप देखेंगे कि उससे ऊपर के जो हालात हैं वो ओरिजिनल मटेरियल था, और नीचे वाली जो बिल्डिंग 6 फुट की थी उसमें मटेरियल ओरिजिनल था। मेरी पहली जाने की है ना, वो जो होती है 1988 में। तो बचपन से तालीम के साथ आपका खसूसी लगाव था। तालीम के अलावा आप किसी खेल में भी मशगूल रहते थे? कोई आपका पसंदीदा खेल जो आप खेलते हो? जी बिल्कुल, मैं बेहतरीन कबड्डी खेलता था, अपनी स्कूल टीम का मैं खिलाड़ी हुआ करता था। तो कबड्डी भी मेरा शौक था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं थी इतनी ज़्यादा पैमाने पे, कबड्डी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ स्कूल लेवल पे, या हमारे कुछ दोस्त अपने एज के, वो कभी कभार मौसमी तौर पे जब हमारे फील्ड जो खेत जो है ना, वहाँ पे हल चला के जब वो ज़मीन को नरम कर लेते थे ना, तो हम चोरी चोरी जाके उनकी ज़मीनों में खेलते थे। फिर जब उनको पता चलता था ज़मींदारों को, तो फिर वो हमें डांटते डपते थे। तो इसलिए ग्राउंड नहीं था, बाहर कबड्डी का मैं बेहतरीन खिलाड़ी था। और इसके साथ साथ मैं बेहतरीन वॉलीबॉल का खिलाड़ी था। और मैंने तकरीबन अपने तालिब इल्मी दौर से लेकर 1998 तक, यानी 88 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, और 98 तक मैं बाज़ाब्ता तौर पे खेलता रहा हूँ। और बड़े अच्छे अच्छे मैचों में, टूर्नामेंटों में खेला हूँ। अम, मतलब ये गोले वाली, बंदयाल, उतरा, गुंजाल, सैदाबाद, फतेहपुर, गोले वाली, चूहा, जब्बी, और जब्बी वाला जो इलाका है, शायद ही कोई आमसरा मौरियाँ वाला सफ़ेद सप्ताह को खेला हूँ। तो इलाका का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर मैं मैच ना खेलूँ। बेहतरीन बैक पे खेलता था, बेहतरीन शूटर खिलाड़ी था। तो सर, आप इस टाइम कनाल कॉलोनी गुंजाश शुमाली पे हेडमास्टर के फ़ैज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमने स्कूल देखा है, अंदर से भी देखा है, बाहर से भी देखा है। बाकी हमारे इलाके के जो स्कूल हैं वो उस हिसाब से नहीं है। मतलब आपका स्कूल तकरीबन 100 में से 100% है। तो इसकी आप खुद निगरानी करते हैं, इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जो आपका सवाल है ना स्कूल के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल बहुत अच्छा है। मैं अपनी ज़िंदगी में 3 स्कूल मैंने जॉइन किए हैं। पहले स्कूल मेरा चोआ है, एलिमेंट्री स्कूल था उस वक्त। फिर मैं 1 साल के लिए हाई स्कूल रंगपुर में रहा हूँ, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल
रुखला मंडी में मेरे तकरीबन 32 साल यहाँ पे हैं। तो मैं जहाँ पे भी रहा हूँ, अपनी तालीमी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ जो स्कूल के तरक्याती काम थे, मैंने हर जगह पे अपना इसमें हिस्सा डाला है। मसलन हाई स्कूल रुखला मंडी में एक बिल्डिंग बनी हुई जो 3 कमरों पे मुश्तमिल है और उसके अंदर प्लाट 2 बने हुए हैं, कभी इत्तेफ़ाक हो आप जाके देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे एक हेडमास्टर थे, दोस्त मुहम्मद बदर साहब जंजाल के रहने वाले थे। तो उनकी मुआवनत से उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और हज़ारों और उस वक़्त तो 1000 बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। तो कई हज़ार मैंने अ, अपने इलाके के लोगों से डोनेट करवाए और वो बिल्डिंग हमने वो तामीर करवाई। इसके अलावा शुक्ला मंडी में एक मरतबा ऐसा हुआ कि पीएमडीसी में बिजली ड्यूटी थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की और वो बिजली हमसे पीएमडीसी साल्ट मैन वालों ने काट ली। तो फिर मैंने कोशिश शुरू की सियासी असर रसूख से। मैं 3 महीने के अंदर गवर्नर पंजाब से मैंने स्पेशली मंजूर करवा के स्कूल के नाम पे ट्रांसफार्मर अ, था स्कूल का, लेकिन मंजूर उसके हमारे साथ एक मोहल्ला था उसके नाम पे वो था। तो बहरहाल मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं स्कूल के तरक्याती कामों में हिस्सा डालता रहा हूँ। तो मैंने 2019 में मेरी ट्रांसफ़र हुई इधर एलिमेंट स्कूल कैनाल कॉलोनी में हुई। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, अच्छा स्कूल था, मेरे से पहले जो हेड मास्टर साहब वहाँ पे रह चुके थे, अच्छा काम किया था। लेकिन बहुत सारी कमी भी मुझे नज़र आई। तो मैंने सोशल सेक्टर के तावन से, उस लोकेलिटी के तावन से मैंने अपने प्रोग्राम शुरू किया। मेरे साथी-कराम ने भी मुझे बहुत तामन दिया, उनकी मेहनत मेरे साथ थी। तो लाखों रुपए हमने सोसाइटी से इकट्ठे करके कई लाख रुपए अब हम वहाँ पे लगवा चुके हैं। और शायद मेरे ख्याल में, मेरा ज़हन नहीं मानता, पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी ना हो। मेरे स्कूल में इस वक्त बच्चों के लिए जो हमारी वॉशरूम्स बने हुए हैं, उनके अंदर भी टाइलें लगी हुई हैं मुकम्मल तौर पे। और इसके अलावा टफ टाइल की जितने पगडंडियाँ हैं हमारी, वो सारी हमने टफ टाइल की लगवाई हुई हैं। हमारे स्टेज पे हमने अभी मार्बल तकरीबन 1.5 लाख रुपए का हमने वो स्टेज जो कि मार्बल से लगवाया है। और इसके अलावा यानी फूल, खुशबूदार फूल कोई ऐसा नहीं है जो मेरे स्कूल में फूल ना हो। और इसके अलावा मैंने अपने उस लोकेलिटी के दामन से नहर के किनारे मैंने सोचा कि वहाँ पे जब वो बच्चों को तकलीफ होती थी ना, और छुट्टी के वक्त वालिदैन बच्चों को लेने के लिए आते थे, तो वहाँ पे साया नहीं था, कोई दरख्त नहीं था। तो जब पहले साल ही मैं गया ना, तो अगस्त का महीना था, तो मैंने बच्चों को देखा ना, मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ कि मैं हर हाल में यहाँ पे सायादार दरख्त लगाऊंगा। तो बहरहाल मैंने तकरीबन 80-90 ट्राली के करीब वहाँ पे मिट्टी डलवा के उस पे वो टूटी हुई जो कटी हुई थी उसकी पटड़ी की जो थी नहर की, उसको दुरुस्त करवाया। और अब भी वो प्रोसेस चल रहा है। तो वहाँ पे दरख्त लगवाए, अगर इत्तेफाक हो तो अब वो नहर के किनारे वाले दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह वो सायादार बन चुके हैं। और हमारे स्कूल के सारे बच्चे अगर बैठना चाहें तो उन दरख्तों के नीचे अब भी बैठ सकते हैं। और स्कूल के बैरूनी तरफ बेहतरीन किस्म के फूल लगे हुए हैं। अब बाहर का मौसम है, अगर इत्तेफाक हो तो आप देखें कि आपको हर किस्म का फूल वहाँ पे खुशबूदार भी मिलेगा और वैसे डेकोरेशन फूल भी आपको मिलेगा। तो बहरहाल ये इलाका वालों का भी मेरे साथ बहुत बड़ा तावन है। हाँ, एक एक बात ज़रूर है कि मैंने एक पैसा भी स्कूल फंड का किसी जगह गलत जगह पर नहीं लगाया, न लगवाने दूंगा। इंशाल्लाह ये मेरा अपने स्टाफ के साथ ये कमिटमेंट है। तो बहरहाल स्कूल वाकई अच्छा है। बहुत मेहरबानी, आपने मेरे स्कूल की तारीफ की। त- तालीम के आजकल दो सेक्टर हैं। एक सरकारी सेक्टर हो गया, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है? सरकारी सेक्टर तो बहरहाल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मालकान है, प्राइवेट लोग हैं, उन्होंने अपने अपने स्कूल के सिस्टम बनाए हुए हैं। तो बहरहाल ये एक लिहाज से अच्छा सिस्टम भी है कि अगर ये सारा बोझ गवर्नमेंट सेक्टर पे आता, तो गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं था कि इतने ज़्यादा स्कूल्स का इस्तेमाल करती गवर्नमेंट और इतने टीचर्स को भर्ती करती है बहुत ज़्यादा। बहरहाल ये जो गवर्नमेंट है ना, उस पर बोझ कम हो गया है इस हवाले से। इसके अलावा आपने डिफरेंस का कहा है, तो मेरे ख्याल में जो डिफरेंस है ना, स्टाफ लेवल पे,
تو स्टाफ लेवल पे जो गवर्नमेंट के पास स्टाफ है ना, टीचर्स जो है ना, वो बड़ी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, और वो बड़े टेस्ट लेकर इम्तिहान पास करके, बड़े कंपटीशन के इम्तिहान पास करके वो अभी वो अपॉइंट होते हैं, और वो बड़े बेहतरीन अपने मतलब मेरिट पे आते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल के पास जो स्टाफ है वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, इतने ज़्यादा अच्छे लोग, और फिर उनकी कोई अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन का कोई तरीक़ाकार भी कोई ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है। तो बहरहाल गवर्नमेंट के पास जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, वो बहुत अच्छा है। इसके साथ जैसे कि आपने फरमाया कि सरकारी स्कूल में टीचर जो होते हैं वो हाई क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन देखने में आया है कि जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करवाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये जो मसला है ना, ये तो एक ट्रेंड बन गया ना कि कुछ जो अशराफिया या जो एलीट क्लास के लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, यानी वो ये शो करना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है, और वो अपने बच्चों को वो प्राइवेट इदारों में पढ़ाते हैं। एक तो ये ट्रेंड बन गया, और देखा देखी में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो टीचर्स की बात आपने की है, तो टीचर्स भी ज़्यादा तो बहरहाल नहीं है कि सारे ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ाते हैं। उसकी कुछ वजूहत हैं उसमें एक्चुअली। पहली तो एक वजह ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, जो टीचर है वो सबसे पहले, क्योंकि वो तो उसी इदारे में जो है वो समझ रहा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, वो पॉलिसीज़ इस तरह से किया है कि वो बच्चों को वहाँ पे तालीम जो है वो कोई इतना, मतलब वो हर किस्म का बच्चा वहाँ पे जाता है। एक तो ये होता है कि पहले जो मैंने कहा है ना कि अच्छे लोग जो होते हैं, जो अच्छे तालिब इल्म जो होते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, और वो जो सरकारी स्कूल है, उसके पास जो बच्चे रह जाते हैं वो बहुत कमज़ोर टाइप बच्चे रह जाते हैं, जिस तरह पहले किसी वक्त हुआ करता था कि अच्छे बच्चे जो होते थे, लोग अपने स्कूल में पढ़ाते थे, और जो कमज़ोर बच्चे हुआ करते थे वो बेदरसों में जाके छोड़ आते थे कि कुरान पाक पढ़ेंगे। तो इस वक्त वही सूरत हाल चल रही है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं, और जो अच्छी उसमें करीम बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। अब चूंकि उस्ताद ये चीज़ समझ रहा है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, 50 में से 40 बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं जो चल नहीं सकते, और उसमें 10 बच्चे हैं कुछ ना कुछ वो चलने वाले हैं, तो टीचर वो 10 को अलग भी नहीं चला सकता, और जब 50 को इकट्ठा चलाएगा तो उनकी रफ्तार कम हो जाएगी। तो टीचर चूँकि समझ रहा है, उसका बच्चा अगर अच्छा है, वो समझ रहा है कि जी कमज़ोर बच्चों के साथ मेरा बच्चा तो नहीं चल सकता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर फिर वो ये फैसला करता है कि मैं अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेंड है ना, जो अच्छा बच्चा है, ज़्यादातर अच्छे बच्चे उधर चले जाते हैं। तो स्टाफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा स्टाफ है। लेकिन अगर अच्छे बच्चे देखे जाएँ, तो ये मुआशरे की तफ़रीक इस तरह की हो गई है, कि वो अच्छे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। तो उस तफ़रीक की वजह से उस्ताद भी बाज़ औक़ात ये मजबूर हो जाता है कि मेरा बच्चा जब इधर आएगा तो वो शायद सही नहीं चल सकेगा, और अच्छे बच्चों में तो वो बहुत अच्छा चला जाएगा, तो बच्चा जो अच्छा है। तो मेरे ख़्याल में यही वजह। सर, हमारे दामन मोहाड़ में स्कूल ओलंपिया मॉडल स्कूल जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्कूल है, तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? ओलंपिक स्कूल ये इलाके की खुशकिस्मती है कि एक अच्छा इदारा हमारे इलाके में आ गया है। यानी इस तरह के इदारे इदारे के लिए अगर कोई बच्चा अच्छा होता था, या वालिदैन किसी बच्चे को अच्छे इदारों में पढ़ाना चाहते थे, तो उनको या शिफ्ट होके कम से कम जोराबाद सरगोदा जाना पड़ता था, या बच्चे को हॉस्टल में उधर ठहराना पड़ता था। तो बच्चा क्योंकि कम एज का होता है, छोटा बच्चा जो है वो वालिदैन के अलावा बगैर तो रह नहीं सकता था। तो बहरहाल वो एक इशू था। चाहते हुए भी कुछ वो वालिदैन अपने अच्छे बच्चे को वो बाहर नहीं पढ़ा सकते थे। अब चूँकि ये हमारे इलाके में आ गया है, हमारे बहुत करीब है, ख़ुसूसन ढोकड़ी से लेकर गोलीवाल तक, ये जो सारा इलाका है, नीचे कैदाबाद से लेकर आमसरा मौड़ी वाले तक, ये इलाका क्योंकि ट्रांसपोर्ट अब आम आ गई है, तो बच्चा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद डेली बेसिस पे वो अपने वालिदैन के पास वापस जा सकता है। उस लिहाज से वो बिल्डिंग के लिहाज से तो बहुत अच्छा स्कूल है, प्लेग्राउंड उसके बहुत अच्छे हैं, उनकी पीटी साहबान जो हैं वो बहुत अच्छा काम कराते हैं, उनके जो स्टाफ है बहुत अच्छा काम करवाता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और ख़ुसूसन उनके जो प्राइमरी पोर्शन है ना, वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, उनकी चेकिंग अच्छी है, मेरे कुछ बच्चों की काफ़ी चेक करता रहता हूँ,
तो डेली बेसिस पे उनका वो होमवर्क चेक होता है और अच्छा है। और चूँकि एक कमी मेरी राय के मुताबिक एक इशू वहाँ पे आ रहा है, शायद वो दुरुस्त ना भी हो, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि इस स्कूल में चूँकि सारा स्टाफ फीमेल स्टाफ है, और ये स्कूल जो है ये इंटर लेवल तक का स्कूल है, यानी 12वीं तक के बच्चे हैं। अब जो 12वीं का बच्चा होता है ना, कम से कम उसकी एज 18-20 साल के करीब हो जाती है। तो 18-20 साल का बच्चा और उसका मुकम्मल स्टाफ फीमेल, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर कम से कम इंटर का जो स्टाफ है ना, तो उसमें मेल की मिक्सिंग कर देनी चाहिए। मेल की मिक्सिंग हो जाए, कुछ टीचर मेल हो जाएँ, कुछ फीमेल हो जाएँ। अगर मैट्रिक में भी कर दें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल मेरी पर्सनल राय ये है कि जो इंटर लेवल की क्लासेस है ना, ख़ुसूसन मेल की, तो वहाँ पे मेल टीचर का होना ज़रूरी है। और इसके साथ कुछ मुशाहदात भी हैं। मुशाहदात ये हैं कि इस स्कूल के बहुत सारे इश्यूज़ भी आ रहे हैं इन तलबा के। मसलन मैं अच्छा बहरहाल नहीं लगता, लेकिन जो हमारे जो हमें एक वाक़या हुआ है, तो वो बच्चा जो मतलब वो एक वाक़या करने वाला था ना, तो मेरी र मालूमात के मुताबिक वो ओलंपिक स्कूल का ही तालिब इल्म था। तो यहाँ पे जब सूरत-ए-हाल ये हो जाए कि बच्चा स्कूल के अंदर असला ले जाए, स्कूल के अंदर असला ले जाए, हो सकता है कुछ बच्चे मंशियात भी ले जाते हैं। तो इस तरह का जो मामला है, अगर मेल टीचर होंगे तो वो उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन फीमेल टीचर जो हैं वो बच्चे को इतनी बड़ी उम्र के बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरी बहरहाल पर्सनल राय ये है कि उनको मेल टीचर लाज़मी रखने चाहिए, और उनका ये जो माहौल है 10वीं और 11वीं-12वीं का जो माहौल है ना, उस पे ख़ुसूसी नज़र रखनी चाहिए। और ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं असले के, और एक जो पिछले साल भी एक केस हुए थे, एक बच्चे का पिस्टल उधर से पकड़ा गया था, तो इस तरह के इश्यूज़ फिर इंशाल्लाह वो नहीं आएँगे। लेकिन जहाँ तक स्कूल का तल्लक है, अच्छा स्कूल है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। बाज़ दफ़ा प्रिंसिपल अगर चेंज हो जाए, अच्छा प्रिंसिपल आ जाए तो इदारा अच्छा बन जाता है। और अगर प्रिंसिपल यानी जो कमांडर होता है ना, असल में सारा मतलब वो किरदार तो उसी का ही होता है। बाकी तो मुआवनीन होते हैं। तो बहरहाल बेहतर इस लिहाज से जा रहा है। सर, सलीम के सेक्टर पे हमने बहुत बात की। अब हम अपना थोड़ा दामन मुहार के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे कि हमारा जो दामन मुहार का इलाका है, रुखला, वर्षा, जब्बी, डोकरी, उसके बाद गोलेवाली, ये हमारा इलाका काफ़ी बैकवर्ड है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इलाका हमारा वाकई बैकवर्ड है। एक नेचुरल चीज़ है कि ये हार्ड एरिया है। जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। मसलन अगर हम एक रोड की बात कर लें, तो अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर का रोड बनाना हो तो उसमें हो सकता है 10 पुलें आ जाएं। तो एक पुल का जो खर्चा है वो 10 किलोमीटर के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे रोड्स मसलन जो हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। ये नेचुरली एक चीज़ है कि हमारा इलाका क्योंकि हार्ड है, तो यहाँ पे ठेकेदार जो काम लेते हैं, वो बाज़ दफ़ा हमारे प्रोजेक्ट आते हैं, ठेके भी हो जाते हैं, लेकिन ठेकेदार एक मरतबा ठेका तो ले लेता है प्रोजेक्ट का, लेकिन वो लेकर किसी और को दे देता है, या वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचा, तो एक ये इशू बन जाता है। इसके साथ एक जो चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि इस इलाके में कोई पाए का सियासतदान नहीं है। अब देखो, ये चीज़ जो होती है ना, ये जो शख्सियात होती है ना, ये बनाए नहीं बनती, ये पैदा होती हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारे इलाका को कोई इतनी शख्सियती आदमी हमें आज तक नहीं मिल सका कि जो इलाके की तरक्की के लिए इज्तिमाई तौर पे वो काम करे। वो हमारे जो सियासतदान हैं या सफ़ेद पोश हजरात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अपने अपने लेवल पे सारे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो सोच है या उनका जो थिंकिंग लेवल है ना, वो अपनी ज़ात या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिरादरी तक महदूद है। शहर के लेवल तक या इलाका के लेवल तक उनका वो थिंकिंग लेवल नहीं है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, तो उनकी ये कमज़ोरी है, ये कमी है कि मसलन हमारे पास ना कोई पाए का रोड है, ना कोई पाए का हॉस्पिटल है, ना कोई पाए का गवर्नमेंट लेवल का स्कूल है। और गर्ल्स स्कूल की तो बहरहाल बहुत कमी है। हमारी यूनियन काउंसिल वर्षा में गर्ल्स का एक भी हाई स्कूल नहीं है।
اور غالباً چوہ یونین کونسل میں بھی ہائی اسکول گرلز نہیں ہے. تو یہ ہمارے مطلب سفید پوش لوگوں کی یہ کمزوری ہے، یہ کمی ہے، جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں. کسی ایک پہ تنقید کرنے کا مقصد تو بہرحال نہیں ہے. تو ہم ایک یہ بھی مسئلہ بنتا ہے کہ ہم کیونکہ لوگ جو ہے نا کہ برادری میں بٹ جاتے ہیں اور اپنی برادری تک اپنے کاموں کو یا اپنے وسائل کو وہاں تک محدود رکھتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں یہ اتفاق دے کہ ہم شہر لیول پہ سوچیں. کوئی بھی مثلا ایک گروپ کی اگر حکومت آ گئی ہے تو وہ صرف اپنے گروپ تک محدود نہ رہے، بلکہ جتنے شہر کے جملہ مسائل ہیں جس سے ہر آدمی مستفید ہو، تو وہ پروجیکٹ کرنے آخر میں چاہیے. آپ اہل علاقہ کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے لیے میرا پیغام یہ ہے، ہم چونکہ مسلمان لوگ ہیں، ہمیں سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے اور اسلام کی جو عمدہ روایت ہیں، سنہری احکامات ہیں، ان پہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کسی رستے سے بھٹکیں گے نہیں. اس معاشرے میں تھوڑا سا جو اب گیپ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئے علوم آ گئے ہیں، جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور اس لحاظ سے چونکہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ایسی آ گئی ہیں کہ میں نے پہلے ایک آپ کے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ٹیچر کو جب ملازم بچہ سمجھنے لگ جاتا ہے تو اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح والدین کا احترام، چاچے مامے کا احترام، بڑے بھائی کا احترام، تو اسی لحاظ سے وہ سارے احترام کم ہو رہے ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ اسلام کے سنہری اصولوں پہ عمل پیرا ہو کر اپنے یہ سارے رشتے قائم کریں، بحال کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں اور اپنی مشرقی روایات کو قائم کریں. ہم مغرب کے پیچھے جو پڑ گئے ہیں اس سے ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارے اخلاق کو بگڑ رہے ہیں، ہمارے تعلقات بگڑ رہے ہیں، ہمارے رشتے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میرا اپنے نوجوان بچوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور احترام کریں اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا. اور اہل علاقہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اہل علاقہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ تمام والدین کو میرا پیغام ہے کہ اپنے بچوں پہ وہ نظر رکھیں، اپنے بچوں کا خیال کریں. اگر میرا بچہ ہے رات کو وہ کیوں باہر نکلتا ہے؟ اگر وہ پڑھ رہا ہے کسی کالج اسکول میں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اگر ان پڑھ بھی ہوں تو بچے کا سے پوچھوں کہ آج کام کون سا کام اسکول سے ملا ہے، بیٹے آپ بیٹھ کے کام کریں. تو اگر کسی رشتے دار کے پاس میرے بیٹے نے جانا ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، وہ اکیلے میں کیوں جائے گا؟ تو میری ریکویسٹ ہوگی سارے والدین سے کہ رات کے وقت کبھی قطعاً اپنے بچوں کو کسی رشتے دار کے گھر نہ جانے دیں، کہیں بھی نہ جانے دیں، اپنی نگرانی میں بچے کو رکھیں.